हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मयंक तोमर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आप लोगों का जैसे प्यार मिल रहा है, जैसे जीएस दीदी हैं, है ना, दुर्गा है, रोहित है, बहुत सारे नाम ऐसे हैं, वेदांशी है, कि मतलब आप लोगों का जितना प्यार मिल रहा है कि आपको एक्सप्लेन हम कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक मोटिवेशन का काम करता है। तो आप लोगों से ये उम्मीद भी है कि आप लगातार अपनी रिवीजन को जारी रखें और इस सेशन को आप शेयर भी ज़रूर कर दिया करें और लाइक भी आप करेंगे तो भी हम इस सेशन को पूरा कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इसी आधुनिक भारत के अगले पार्ट में हम चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, ठीक है ना। और इससे पहले अगर हम देखेंगे तो हमने शायद आपको जो अधिवेशन थे कांग्रेस के, तो कांग्रेस के अधिवेशन हमने आपको यहाँ से करवाए थे, ठीक है ना। चलिए, तो आज हमें स्टार्ट करना है अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है ना। तो चलो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ते हैं, क्या है। तो जो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन है, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, इस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये इंग्लिश में है। बेटा ये नाम लिखे हुए हैं तो आप इसमें इंग्लिश हिंदी बिल्कुल भी ना करें, हम भी मेहनत करते हैं, मैं आपको सब चीज़ हिंदी में बोल के पढ़ाता हूँ। तो प्लीज़ आप एक्सक्यूज़ ना बनाएं अपने आप से ना पढ़ने के। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको कुछ समझ में नहीं आता आप मेरे से डायरेक्टली पूछिए, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पढ़िए बस, ठीक है ना। तो इसका हम जो फर्स्ट फेज है, जो हमारा पहला चरण है, तो पहला चरण को हम बोलते हैं, पहले चरण को एरा ऑफ लिबरल्स, यानी कि उदारवादी चरण। और उदारवादी चरण को हम दो तरीके से बांटेंगे। जब हमारा कांग्रेस बनता है 1885 से लगाकर 1905, यानी कि जब बंगाल का विभाजन होगा, तो इस एरा को हम बोलते हैं उदारवादी चरण। इसमें क्या है, इसके कुछ लीडर्स थे जिनका आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा। दादा भाई नौरोजी, इसमें हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, देवेंद्र नाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय और के.टी. टेलंगन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूँ, नौरोजी, बदरुद्दीन के बाद हमारा फिरोज शाह मेहता जी, फिरोज शाह के बाद गोपाल कृष्ण गोखले, मैं गोखले लिखूंगा सिर्फ, और इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर देवेंद्र नाथ टैगोर, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था। देवेंद्र नाथ टैगोर, मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी, और के.टी. टैलोंग, के.टी. टैलोंग, ठीक है ना। चलिए, तो 1899 से एक चालू होता है, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे 1899 से लगाकर 1905 का जो वायसराय है, ये वायसराय भारत का रहता है कौन, लॉर्ड कर्जन। तो ये ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कर्जन हमारा वायसराय रहता है, और इसी ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक है ना। तो फिर इसके बाद हमारे पास सेकेंड एरा स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, है ना। इसको हम बोलेंगे, इसको मैं आपको उग्रवाद तो नहीं बोल सकता, मैं इसको बोलूँगा आपको गर्मपंथी है भाई। उग्रवाद वर्ड मैं इनके लिए यूज नहीं करूँगा, है ना। उग्रवाद एक अलग वर्ड होता है, हालांकि उग्रवाद बोला जाता है, लेकिन हम इसको उग्रवाद नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन्स हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये गर्म लोग थे, तो हम इसको बोलते हैं गर्मपंथी। मैं गर्मपंथी बोलता हूँ, मैं इसको उग्रवाद का समय नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। ये उदारवाद और उग्रवाद नहीं, उग्र मतलब हालांकि तेज होता है, लेकिन भारत में उग्रवादियों का एक अलग विषय माना जाता है ना, उग्रवादियों, ठीक है। तो हमने इसको नहीं बोले, हम क्या बोलेंगे, इसको गर्मपंथी, ठीक है ना। तो इस गर्मपंथी में क्या होगा, जैसे ही बंगाल का विभाजन का क्या होगा, अनाउंसमेंट हो गया, तो 20 जुलाई 1905, आप तारीख याद रखेंगे, 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की बात हो जाती है, और ये 16 अक्टूबर 1905 में लागू कर दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 में इसको लागू कर दिया गया, बंगाल विभाजन को, ठीक है ना। तो 1905 में क्या होता है, एक स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट चलता है, स्वदेशी आंदोलन, है ना। स्वदेशी आंदोलन मतलब अपने देश का, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन। बहिष्कार आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मतलब अपने स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और दूसरे वस्तुओं का बहिष्कार करो। तो 7 अगस्त 1905 को एक टाउन हॉल होता है कलकत्ता में, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया जाता है। इसके 2 लीडर होते हैं, एक का नाम आनंद मोहन बोस और एक का नाम होता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये दोनों लीड करते हैं स्वदेशी आंदोलन का और बहिष्कार आंदोलन का। बॉम्बे में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे इसका नेतृत्व, पंजाब में लाला लाजपत राय कर रहे थे, मद्रास में पी चार्लू कर रहे थे, यूपी में जयपाल सिंह कर रहे थे, दिल्ली में स्वामी श्रद्धानंद कर रहे थे, स्वामी श्रद्धानंद जी दिल्ली में इसका कर रहे थे, ठीक है ना।
चलिए, तो 1906 जब कलकत्ता का अधिवेशन होता है, 1906 में जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, उसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। और इस टाइम पीरियड में दो बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या कि इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और कहाँ पर ये होती है? ढाका में, है ना। जो आज आप बंगाल देखते हो, बंगाल की राजधानी कहाँ है? ढाका में होती है। किसके द्वारा? सलीमुल्ला के द्वारा ढाका में इसकी क्या हो जाती है? स्थापना। तो 1906 में जब हमारा कलकत्ता अधिवेशन हो रहा था और जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। तो उसी समय पीरियड पर आपको ध्यान रखना है, उसी समय पीरियड पर इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है ढाका शहर के अंदर। और इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? सलीमुल्ला जी थे, ठीक है ना। और इसके चेयरमैन अध्यक्ष बनाया गया आगा खान को, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया? आगा खान। मैं यहाँ लिखता हूँ, इसके अध्यक्ष बनाया गया आगा खान। आप यकीन मानिए, आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, इनको आप पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन कीजिएगा, तो आपको क्वेश्चन में गलत नहीं होने दूंगा, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। तो आगा खान। इसके बाद ये यहाँ पे देखिएगा क्या हुआ। 1907 में मैंने बताया था सूरत अधिवेशन हो जाता है, सूरत स्प्लिट हो जाता है और यहीं पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस होती है दो भागों में टूट जाती है। तो 1905 में बंगाल विभाजन आपको याद रखना है। 1906 में इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है और 1906 में आपका क्या होता है? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, दिल्ली में सहजानंद सरस्वती जी, तो ये कर रहे थे। आनंद मोहन बोस जी कहाँ थे? कलकत्ता में थे। उसके बाद 1907 में क्या होता है? सूरत स्प्लिट हो जाता है और यहाँ पर रास बिहारी घोष इसके क्या होते हैं? रास बिहारी घोष इसके हो जाते हैं अध्यक्ष, ठीक है ना। रास बिहारी घोष, ध्यान रखेंगे, दो हैं इसमें, एक रास बिहारी बोस हैं, एक रास बिहारी घोष हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए, फिर इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है 1911 में लगता है दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार में क्या होता है कि जो ब्रिटेन के राजा होते हैं, ब्रिटेन के राजा भारत में आते हैं, तो उनके लिए एक दरबार लगाया जाता है जिसका नाम था जॉर्ज पंचम, है ना, जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम भारत में आते हैं और जो हमारे भारत के वायसराय होते हैं, भारत के वायसराय जिसका नाम हार्डिंग होता है, लॉर्ड हार्डिंग क्या करते हैं? एक बहुत अच्छा माहौल बनाया जाता है, समझिएगा, जब कोई बाहर से ये राजा आया करते थे। तो जॉर्ज पंचम आते हैं और इन्हीं के आने की खुशी में गेटवे ऑफ इंडिया, है ना, जो मुंबई में है, इंडिया गेट की बात नहीं कर रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पर है? मुंबई में, इसकी स्थापना की जाती है। जॉर्ज पंचम के आने की खुशी में लॉर्ड हार्डिंग कराते हैं, ठीक है ना, लॉर्ड हार्डिंग कराते हैं। तो और जो डिवीजन ऑफ बंगाल था, क्योंकि आपको पता है जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ दिया गया, तो उस संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर थे, बाकी बहुत सारे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, ठीक है ना। और इसी विरोध को देखते हुए जो जॉर्ज पंचम थे, जो 1911 में आए थे भारत में, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस बंगाल विभाजन को रद्द किया। तो पूछा जाएगा बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ? बंगाल विभाजन रद्द कैंसिल कर दिया। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, है ना, लॉर्ड पंचम के द्वारा। और उस टाइम भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग थे। और ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। दिल्ली अनाउंसेस एज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया 1911 में। दूसरा क्वेश्चन बनाएगा कि बताइए भारत की राजधानी बनी कब? तो 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को ऑफिशियल राजधानी बन गई दिल्ली। तो आपको यहाँ से कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दो चीज़ आपको याद रखनी है, अनाउंसमेंट होता है, घोषणा होती है 11 मई 1911 में, और आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि इसको बनाया कब जाता है, तो 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग का समय चल रहा है, ठीक है ना, इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे, बस जिन लोगों ने एक बार लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे 1916। तो अब हमारे पास 1916 में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, क्योंकि 1916 में क्या होता है? होम रूल लीग की स्थापना होती है, होम रूल लीग की स्थापना। तो इस होम रूल लीग जो आंदोलन होता है, इसमें दो बात रखेंगे। इसका मतलब क्या था? पहला, सेल्फ रूल, यानी कि स्वशासन, अपने आप हम अपना शासन करने वाले हैं, स्वशासन, ठीक है ना। पहली बात तो यही होगी इससे। 28 अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्टार्ट किया। और 3 सितंबर 1916 में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की गई मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा। यानी कि 2 होम रूल आपके पास हो गए। होम रूल बेसिकली महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, और 1916 में ही ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की जाती है एनी बेसेंट के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, ये लीजिए, ठीक है। चलिए, फिर 1919 में आता है आपका रोल एक्ट, है ना, इसको काला कानून भी बोला जाता है, काला कानून। और इसी को एक नाम और दिया जाता है रोलेट एक्ट को,
हाँ, क्या नाम है इसका, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, याद कर लीजिएगा 1919 वाले को। 1909 वाला मैंने अभी नहीं पढ़ाया, हालांकि मैंने आपको उसको जो आपको पॉलिटी में पढ़ा दूंगा, ठीक है ना, उसको मॉडले मिंटो कहा जाता है, ठीक है ना। चलो खैर इतना ध्यान रखो आप अभी। तो 1915 में, अच्छा बस ये रोल एक्ट ध्यान रखना है। और इसी के कारण मैं आपको बता देता हूँ 1914 से लगा के 1918 के बीच में होता है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं है, ये क्या है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है ना। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इसी में जलियांवाला कांड भी होगा, कैसे होगा मैं आपको सब बताऊंगा, ठीक है ना। और अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे गांधी एरा। क्या करेंगे स्टार्ट, गांधी युग, गांधी का युग, क्योंकि आपको पता है 1915 में गांधी जी वापस अफ्रीका से भारत आते हैं। मैंने आपको दो बात बताई थी कि गांधी जी भारत में दो बार आते हैं, 1901 में और 1915 में। गांधी का भारत आगमन, गांधी जी का भारत आगमन। चलिए, तो 9 जून 1915 में रिटर्न्स फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से भारत वापस आ जाते हैं, साउथ अफ्रीका से वापस भारत आ जाते हैं। और 1916 में वो पार्टिसिपेट करते हैं लखनऊ सेशन के अंदर इन द लीडरशिप ऑफ रामचंद्र शुक्ल, है ना, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल के नेतृत्व में पहली बार 1916 में गांधी जी को लेकर जाते हैं कि आइए आप इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट में जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन में चलो, देखिए यहाँ पर किस तरह की बातें की जा रही हैं, ठीक है ना। और फिर इन्होंने पहली बार लखनऊ सेशन में पार्टिसिपेट किया था। और आपको पता है इसके बाद चंपारण एक शहर जो बिहार में पड़ता है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई 1917 में गांधी जी के द्वारा। और ये गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था, पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह, है ना, आग्रह करना, यानी कि कोई हिंसा नहीं है, हम आपसे केवल क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट फॉर द ट्रूथ, है ना, सत्य के लिए आग्रह करना, ठीक है। चलिए खैर इसमें एक बात मैंने यहाँ पे लिखा है, गिवन द टाइटल महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा पूछा जाता, बताइए महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था। तो गांधी जी को महात्मा का टाइटल दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर जो बहुत बड़े पोएट भारत में है, भारत रत्न भी उनको मिला हुआ है। तो उन्होंने ही क्या किया था, इनको महात्मा का जो टाइटल था वो दिया गया था, ठीक है। चलिए इसके बाद इनकी दूसरी मूवमेंट होता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन, ठीक है ना। तो ये 1918 में होता है। मैं थोड़ा सा एक बार आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। 1918 जो चंपारण था, चंपारण में क्या था कि यहाँ पे लोगों को है ना नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। बाध्य किया जा रहा है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पहले से चला रहा था। लेकिन दिक्कत क्या थी, अब यूरोप में है ना सिंथेटिक नील आ गया। तो सिंथेटिक नील आने के बाद उनकी कीमतें कम हो गई थी। आपको उसकी कीमत तो मिल नहीं रही है, आपको कीमत मिल नहीं रही है, और आप ज़बरदस्ती उस चीज़ के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं विरोध तो इसका होगा ही। तो इसी चीज़ को करने के लिए गांधी जी वहाँ पे गए थे, और गांधी जी के सामने अंग्रेज झुक गए। तो यानी कि पहली जीत मानी जाती है अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी की, कि सत्य आग्रह बगैर लाठी के, बगैर किसी बात के, बहस के, उन्होंने अंग्रेजों से अपनी मतलब किसानों की बातों को मनवाया गया था। आफ्टर दैट अहमदाबाद मील मजदूर में क्या हुआ कि यहाँ पे प्लेग की बीमारी फैल गई थी, है ना। प्लेग की बीमारी फैलने के कारण जो कंपनी के ओनर्स थे उन्होंने सैलरी और मुआवजा या फिर जो बोनस था वो देने से मना कर दिया गया था। तो इसके पास आए, और गांधी जी सत्य के लिए बात करते थे, ये बात आपको मानना पड़ेगा। गांधी जी की अगर आप किताब पढ़ोगे तो आप उसको 4 दिन भी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं कर पाओगे, इतने खतरनाक व्यक्ति थे, ठीक है ना। बोलना एक बड़ा आसान है, किसी व्यक्ति के बारे में आप बहुत कुछ भी नेगेटिव चीज़ें बोल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में उस व्यक्ति के बारे में आपने नेगेटिव बोला तो यानी कि आप उसको जानते जरूर होंगे, तो आप जानोगे तभी आप बोल पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते किसी के बारे में नेगेटिव, ठीक है ना। चलिए, और यहीं पर माना जाता है कि गांधी जी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक यहाँ से की थी, हंगर स्ट्राइक यहाँ से की थी। तो पहली भूख हड़ताल अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918 में की गई थी। बताइए इतनी बात समझ में आई है नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद गांधी जी बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह। तो इन तीनों को आप समझिएगा और इनको आप याद कर लीजिएगा। सबसे पहले चंपारण के बाद अहमदाबाद और अहमदाबाद के बाद खेड़ा आंदोलन। तो खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, जबकि ये भी 1918 में ही है। तो लेकिन इसकी डेट पहले है, इसकी डेट बाद में है, 1918, 1917 में था, ठीक है ना। चलिए
तो फर्स्ट ओरिजिनल फार्मर प्रोटेस्ट, इसको पहला प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। तो समझेंगे, गांधी जी का पहला आंदोलन माना जाता है अहमदाबाद में, चंपारण को। दूसरा अहमदाबाद मिल मजदूर, जहाँ पे उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल की। और प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है कौन सा, खेड़ा आंदोलन, ठीक है ना। और ये अंडर द विट्ठल भाई पटेल लीडरशिप, और ये विट्ठल भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया था। चलिए, रोलैक्ट एक्ट, अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। तो रोलैक्ट एक्ट 1919 को किया गया, 8 मार्च 1951 को इसका प्रपोज किया गया रोलैक्ट एक्ट। इसमें क्या था कि जो ब्रिटिश पुलिस है वो बगैर किसी केस के किसी को उठा के जेल में बंद कर सकती है। तो इसको कहा गया था नो अपील, नो वकील, नो दलील, ठीक है ना। आप वकील भी नहीं करोगे, आपको कोई दलील भी नहीं दी जाएगी, और आपको कोई यहाँ पर सुनवाई भी होने वाली नहीं थी। आपको उठा के केवल शक के बिहाफ पर, है ना, शक के बिहाफ पर आपको उठा के जेल में डाला जा सकता था। तो इसी के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को स्ट्राइक इन द नेशन, राष्ट्र में स्ट्राइक की गई। स्ट्राइक मतलब क्या होता है, हड़ताल। राष्ट्र में हड़ताल हुई, और जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है 1919 में। आपको पता ही है 1919 में जलियांवाला बाग का कांड होता है। इसमें 2 लीडर थे पंजाब में। ये पंजाब में जो हड़ताल थी इसको ये ऑर्गेनाइज करा रहे थे डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। तो ये दोनों लीडर थे। और इसी प्रोटेस्ट में 13 अगस्त 1919 को क्या हुआ, ये जलियांवाला बाग जो था ग्राउंड, उसमें इकट्ठा होते हैं 13 अप्रैल को। और जनरल डायर गेव द फायर ऑर्डर, और जनरल डायर ने इन पर गोली चलाने के आदेश दे दिए गए थे। और ये एक बहुत निर्मम हत्या जो है मानी जाती है। तो इसका कारण यही था। और इसी के विरोध में जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों ने उनको दी थी, एक रेस्पेक्ट दिया था नाइटहुड का, वो उन्होंने वापस कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता, बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग में कौन सी अपनी उपाधि को वापस लौटाया था। तो वो क्या थी, नाइटहुड की उपाधि। लिखा है मैंने, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप द टाइटल ऑफ सर एंड नाइटहुड, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर व नाइटहुड की उपाधि लौटाई। कब, जलियांवाले कांड के बाद, ठीक है ना। और जो ये जनरल डायर था, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है, 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने किल्ड जनरल डायर एट लंदन। तो देखो हमारे यहाँ ऐसे इतने बड़े बड़े शूरवीर हैं। जो उधम सिंह था, तो 1940 में, 1919 की घटना, 1940 में गए लंदन में जाके, सोचिए देश से बाहर जाके जनरल डायर की हत्या कर दी गई थी उधम सिंह के द्वारा। आपने नाम भी सुना होगा। बात करते हैं 1919 से 1920। इसी बीच में हमारा खिलाफत मूवमेंट चल रहा है ना। खिलाफत मूवमेंट क्या था, खिलाफत मूवमेंट में जो आपके पास जो खलीफा थे, यानी कि जो मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे, तो अंग्रेज उसमें भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो रिलीजन में हस्तक्षेप कर रहे थे, ठीक है ना। तो वो जो खलीफा था, खलीफा का जो पद था इसको समाप्त करना चाहते थे। तो इसी विरोध में आंदोलन चल रहा है, बस आप इतना समझ लीजिए। तो 1919 में होता है ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी फॉर्म। 1919 में अखिल भारतीय खलीफा समिति का गठन हो जाता है। और यहाँ पर 2 फेमस लीडर आते हैं, एक का नाम है मौलाना मोहम्मद अली और एक का नाम है शौकत अली। मौलाना मोहम्मद अली और एक का नाम था शौकत अली। ये दोनों ही लीडर होते हैं। और 1919 में अब गांधी जी भी देख रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका है। उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, हिंदू मुस्लिमों को एक साथ लेके आते हैं। तो मुस्लिम लोगों ने, हम ये नहीं कह सकते कि उन लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग लिया, एक्चुअली वे पार्टिसिपेट कर रहे थे आपके खिलाफत आंदोलन को लेकर। सबकी इंडिविजुअल यहाँ पर बेनिफिट्स छिपे हुए हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 1919 में जो खिलाफत आंदोलन था, कॉन्फ्रेंस हुई और इनका जो अध्यक्ष बनाया गया, किसको बना दिया, गांधी जी को, ठीक है ना। तो गांधी जी के नेतृत्व में अब जो है खिलाफत मूवमेंट आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलिए, जून 1920 को फिर क्या हुआ, हिंदू प्लस मुस्लिम जो दोनों लोग थे, इनकी एक जॉइंट मीटिंग हुई। कहाँ पर, इलाहाबाद में मीटिंग हुई। और 31 अगस्त 1920 को मनाया गया खिलाफत दिवस। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस मैंने आपको केवल
पॉइंट जोड़ने के हिसाब से बात की है, खिलाफत दिवस। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 1920 से लगा के 22 तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920 से 2 साल 1922 चोरी घटना के बाद इस चीज़ को वापस ले लिया जाएगा। तो ये 1 अगस्त 1920 को सूरत से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? सूरत से स्टार्ट हुआ। और 1 अगस्त 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1920 को। ठीक है, चलिए 5 फरवरी 1922 में ये मूवमेंट चल रहा होता है। चोरी चोरा की घटना आपने सुनी होगी, चोरी चोरा घटना। और ये कहाँ होती है, क्वेश्चन पूछा था, ये आपके गोरखपुर, जहाँ से हमारे मुख्यमंत्री योगी जी आते हैं ना, ये गोरखपुर के पास एक चोरी चोरा की घटना हो जाती है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि जो आंदोलन होता है उसका एक उग्र रूप ले लिया जाता है, और उस उग्र रूप लेने के कारण जो एक पुलिस की चौकी होती है उसमें आग लगा दी जाती है, और उसमें काफ़ी सारे जो पुलिस वाले होते हैं वो जल के मर जाते हैं। ठीक है ना, और गांधी जी इसी बात से आहत हुए कि हमने अहिंसा का रास्ता अपनाया था, यहाँ पे हिंसा की गई है, और फाइनली वो इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। ठीक है ना, इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना, गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरे हिंद, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि भी लौटा दी थी, क्योंकि केसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा गांधी जी को दी गई थी। और 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है। तो 1920 में स्टार्ट हुआ और 12 फरवरी को क्या किया गया, इसको वापस ले लिया गया। ठीक है, चलिए, हालांकि इसमें अंग्रेजों ने बहुत गड़बड़ भी की थी, लिखा है, चलो इसमें देखते हैं। 10 मार्च 1992 गांधी जी अरेस्टेड, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि सारा का सारा जो भी ठीकरा था वो गांधी जी के सर पे फोड़ दिया गया, है ना, कि भाई सारा काम जो है गांधी जी ने कराया। और आपको पता है इसी घटना के लिए गांधी जी लड़ रहे हैं सत्य के लिए, है ना, उन्हें छोड़ दिया। और इसी घटना के लिए अंग्रेजों का जो कोर्ट था उसने गांधी जी को 6 साल की सज़ा भी सुनाई थी। ठीक है ना, तो चलो खैर, गांधी अरेस्ट हो गए एंड सेंटेंस टू 6 ईयर इन द प्रिजन, उनको 6 वर्ष की जेल दी गई, 6 वर्ष की जेल की सज़ा, है ना, 6 वर्ष की जेल की सज़ा। वो बात अलग है, 2 साल के बाद इनको जेल से छोड़ दिया गया था, केस चल रहा था। ठीक, चलिए इसके बाद हम इम्पोर्टेंट करेंगे 1928। तो 1928 में एक साइमन कमीशन भारत आता है ना, साइमन कमीशन, ये मैंने लिखा है, साइमन कमीशन लिखा हुआ है। और इस साइमन कमीशन में जितने व्यक्ति थे ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। क्योंकि जब साइमन कमीशन भारत आता है तो यहाँ का जो भारत का वायसराय होता है उसका नाम होता है लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन से सलाह लेते हैं, कहते हैं बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो है भेज दो, सब काम ऐसे हो जाएगा। लेकिन भारतीय लोगों ने इसको व्हाइट कमीशन कहा, और व्हाइट कमीशन कहने के बाद भी इसका विरोध किया गया था। ठीक है ना, तो 1928 में आया साइमन कमीशन, साइमन आयोग। साइमन आयोग क्यों आया था? साइमन आयोग आया था भारत में क्या करने के लिए, भारत में अपनी भारत के संविधान को बनाने के लिए तो हम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब भी कोई एक्ट आता था, जब भी कोई अधिनियम आता था, उस अधिनियम का रिव्यू किया जाता था, है ना, उसको जांचा जाता था। तो रोलैक्ट एक्ट आया 1919 में, तो 1919 का जो एक्ट था उसी को देखने के लिए आया था, लेकिन ये टाइम से पहले भी आ गया था, टाइम से पहले भी आया था। इसमें कुल 7 मेंबर थे, और 7 के साथ जो मेंबर्स थे सारे के सारे क्या थे, ब्रिटिशर्स थे। तो इसी को इसलिए कहा गया व्हाइट कमीशन। तो क्वेश्चन बनता है, बताइए व्हाइट कमीशन किसको कहा जाता है? तो साइमन कमीशन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए 1928 आपको पता है नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है, नेहरू रिपोर्ट, है ना। तो ये वापस चले गए थे, और एक इनके सचिव थे जिनका नाम था बर्कन हेड। तो बर्कन हेड जो है, ये जो वायसराय थे इनके सचिव थे भारत में। इसने कहा ठीक है तुम अपना संविधान में खुद लिख के दिखाओ। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, इन्होंने पूरा का पूरा संविधान लिखा। लेकिन बर्कन हेड ने एक चुनौती प्रस्तुत की कि आप जो है जितने भी आपके पास ये सभाएं हैं इनके आप सबके सिग्नेचर कराओगे, और ऐसा संभव था ही नहीं, है ना, क्योंकि अली जिन्ना तो अड़े खड़े थे। तो सब उस पर खैर सिग्नेचर नहीं हो पाए, और जब साइन नहीं हो पाए तो ये नेहरू रिपोर्ट गिर गई थी, और बस यही कहानी है इसकी। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 आप याद रखेंगे। दिस द ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यह भारतीय संविधान का एक ब्लू प्रिंट था। रिटर्न डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और इसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था, मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया था।
नेहरू रिपोर्ट भी, यानी नेहरू रिपोर्ट भी आपके फंडामेंटल राइट्स को, मौलिक अधिकार को सपोर्ट करती थी, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार को सपोर्ट करती थी, मौलिक अधिकार को सपोर्ट करती थी। फिर आया 26 जनवरी 1930, पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हम आज काफ़ी कुछ करने वाले हैं ना। चलिए, फिर 1930 सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, इसको बोलते हैं सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हो जाती है। और 12 मार्च 1930 को, यानी कि हम तुम्हारी जो आज्ञा है, जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है कि आपने जो रूल बनाया है हम उस रूल को तोड़ेंगे, है ना। रूल को तोड़ना अपने आप में क्या होता है, क्राइम होता है। तो गांधी जी ने वही किया। तो गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च स्टार्ट किया अपने 78 लोगों के साथ, यानी कि जब ये दांडी गुजरात से चलने के साथ केवल 78% थे, 78 लोग थे। और ये साबरमती आश्रम से चले, कहाँ से चले, साबरमती आश्रम से चले और ये दांडी पहुँचे। इनकी यात्रा जो थी ये साबरमती से चलकर दांडी पहुँचे, दांडी पहुँचे। और दांडी कहाँ पड़ता है, ये नवसारी एक ज़िला पड़ता है गुजरात में, ये वहाँ पहुँचे, ठीक है। इन्होंने लगभग 390 किलोमीटर की यात्रा अपनी पूर्ण की थी, ठीक है ना। और इसी बीच में स्टार्ट हो जाती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाता है 1930 में, और ये चल रहा है कहाँ पर, यूके में, लंदन में। तो इस टाइम भारत के वायसराय कौन होते हैं, लॉर्ड इरविन। तो इरविन भारत के वायसराय हैं। और कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। तो दो क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ने केवल और केवल जो आपके पास सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसी में भाग लिया। और डॉक्टर BR अम्बेडकर इज़ द ओनली पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। भीमराव अम्बेडकर ने आपके तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, यहाँ से आप याद रखेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 5 मार्च 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन होता है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो भारत के वायसराय होते हैं उनका नाम होता है वेलिंगटन। और वेलिंगटन बड़े खराब वायसराय माने जाते हैं। तो गांधी जी वाज रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस, यानी गांधी जी ने इसमें भाग लिया, तो गांधी जी ने केवल दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, ठीक है ना। डिस्कशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने वहाँ पर अपने मौलिक अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन जो बिल्कुल फेल हुआ। तो यहाँ पर इनको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिल पाया और ये वापस भारत आ गए थे, ठीक है ना। इसी बीच में जो हमारे अम्बेडकर जी थे, उन्होंने ब्रिटेन के जो भी शासक थे, जो रूलर थे, उनसे बात की कि हमको भी क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्शन चाहिए SC के लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम दे देंगे। अब गांधी जी को ये बात पता लगती है कि भाई अम्बेडकर तो ये कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वेब वर्ड लिखा है, 26 सितंबर 1932, इसको बोलते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें गांधी जी, ये लिखा हुआ है वैसे, हाँ, गांधी जी एंड अम्बेडकर। तो इसमें ये किया गया था कि भाई हम लोग जो है, भाई वैसे भी हिंदू मुस्लिम तो अलग हो ही गए, तो आप क्या इस समाज को भी, SC समाज को भी क्या आप हिंदू से अलग करना चाहते हो। खैर बहुत दबाव आया अम्बेडकर जी के ऊपर और ये फिर मान गए थे, है ना। और उन्होंने अपनी भूख हड़ताल अपनी ख़त्म कर दी थी। और ये कहाँ हुआ था, पूना पैक्ट। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, यरवदा जेल में उस टाइम गांधी जी थे। और यरवदा जेल कहाँ पर पड़ती है, महाराष्ट्र में पड़ती है, महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए, फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, तीसरी गोलमेज सम्मेलन होती है, इसमें भी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये मैं आपको बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। चलिए, और फिर आता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत शासन अधिनियम। चलिए, तो इसमें क्या होता है, इसको माना जाता है चीफ सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का
मुख्य स्रोत। तो भारत का संविधान का मुख्य स्रोत ये माना जाता है। और अब इंडिया के फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं 1937 में, भारत के प्रांतीय चुनाव 1937 में। और क्या होता है, इंडिया की बिगेस्ट पार्टी कांग्रेस बनी, कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें मिली। और इन 11 जो प्रोविंस थे, जो 11 प्रांत थे, 11 में से 8 में इनकी सरकार बन जाती है, ठीक है ना। चलिए, फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है, जो रिजेक्ट कर दिया जाता है भारतीय लोगों के द्वारा। और अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इंडिविजुअल सत्याग्रह, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो भारत में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले व्यक्ति का नाम था विनोबा भावे। विनोबा भावे पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पर्सनल व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। और इसके बाद कौन था, जवाहरलाल नेहरू। ये क्वेश्चन दोनों आपके याद होने चाहिए, ठीक है ना। विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। फिर 1942 में 1942 में आपका आता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन ये हमारे संविधान बनाने के लिए आता है, लेकिन सफल नहीं हो पाया। जो क्रिप्स मिशन है ये भी सफल नहीं हो पाया, ये फेल्ड हो गया। और ये बॉम्बे पहुंचा था, और यहीं पर फिर बॉम्बे से, महाराष्ट्र से एक नारा दिया गया, डू और डाई, करो या मरो, 1942 में, है ना। 1942 की अगस्त क्रांति याद है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे गांधी जी थे उन्होंने एक नारा दिया, करो या मरो, मतलब बस अब लास्ट है, जो करना है करो, हमें अब आज़ाद होना ही पड़ेगा, जिसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा, ये तो आप करो या फिर आप जो है मर ही जाओ। जैसे जो बच्चा सिलेक्शन लेने वाले होते हैं उनको, उनके पास 2 ही कंडीशन है, करो या मरो, नींद चैन को त्यागो तुम, ठीक है ना। नींद और चैन दोनों त्यागना पड़ेगा। और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, आलस, है ना। आलस हम कर जाते हैं, हम रील देखने में या कुछ और काम करने में आलस नहीं करते हैं, लेकिन हम पढ़ाई में आलस कर जाते हैं। जबकि हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन लम्हा अगर हमें जीना है भविष्य में, तो हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ हमने लिखा है यहाँ पर, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं, ये कौन कौन सी थी, है ना। रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में देखेंगे क्रांतिकारी गतिविधियाँ, हिंदी में बोलेंगे इसको क्रांतिकारी गतिविधियाँ। इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इनको बस हम पढ़ लेते हैं और इनसे हम कोई प्रेरणा नहीं ले पाते, ठीक है ना। अगर ये भी चाहते तो मज़ा कर सकते थे, सभी व्यक्ति सब पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर लोग थे, तो कुछ भी कर सकते थे, ठीक है ना। आप जानते हो ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये हमारे भगत सिंह, इनको कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद सब जानते हैं ना, सुखदेव, राजगुरु, है ना। ये भगत सिंह का एक फ़ोटो है, गेटिंग नेशन वाइड सपोर्ट फॉर द हंगर स्ट्राइक, ठीक है ना। ये काकोरी कांड, जब सहारनपुर से एक ट्रेन जा रही थी तो काकोरी में इस ट्रेन को लूटा गया था एक तरीके से, है ना। ये जजमेंट जब आया था, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि जो भगत सिंह थे उनको जो फांसी हो गई थी वो किस चीज़ में हुई थी, असेंबली में बम फेंकने वाले केस में हुई थी, नहीं, उनका लाहौर में भी एक केस चल रहा था, तो लाहौर वाले केस में उनको हो गया था ना ब्लास्ट फॉलोइंग। चलो ठीक है, तो ये काकोरी का मैंने एक चित्र बनाया है, ये पूरा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो 1924 में बनाई गई थी, तो सब हमने बनाया है यहाँ पे देखिएगा। तो पहले HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम हिंदी में भी यही है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसकी ये बना कहाँ पर, कानपुर में। बनाया किसने, सचिंद्र सान्याल ने बनाया, ठीक है ना। हालांकि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान सब थे, लेकिन सचिंद्र सान्याल के द्वारा इसकी क्या होती है, गठन होता है। 1925 याद रखेंगे, काकोरी कांड। काकोरी कांड मैंने आपको बताया, काकोरी कांड क्या था, सहारनपुर से अंग्रेजों की एक ट्रेन जा रही थी, उसको लूट लिया गया था काकोरी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारे 4 फ्रीडम के फाइटर्स थे, उनको मृत्युदंड हुआ था, 4 फ्रीडम फाइटर्स को मृत्युदंड हुआ था। इनको याद रखेंगे, ये काकोरी कांड में गए थे, जिनका नाम राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी, इनका नाम बहुत कम जानते हैं, राजेंद्र लहरी, है ना, राजेंद्र लहरी, और रोशन सिंह। आपको सबको जानना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आप वास्तव में भारत के नागरिक हो और आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको सब जानने की जरूरत है, आपका इतिहास आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी जो है, काकोरी कांड में इनको क्या दिया गया था, मृत्यु दंड दिया गया था, ठीक। चलिए आगे देखेंगे।
फिर जो हमारी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में सचिंद्र सान्याल के द्वारा बनाई गई थी, इसी को मर्ज कर दिया गया HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये बनाई गई थी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और ये जो फिरोज शाह कोटला का मैदान है दिल्ली में, ये वहाँ बनाया गया था, है ना, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। कहाँ बनाया गया था? फिरोज शाह कोटला में, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, कहाँ निर्माण किया गया था? दिल्ली में। जबकि HRA का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया गया था आपका किसके अंदर? कानपुर के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए फिर बात करते हैं 1928 में सैंडर्स किल्ड बाई, सैंडर्स को जानते होंगे आप, सैंडर्स को मार दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। और जैसे सैंडर्स की यहाँ मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद एक केस आपको पता है 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली बम धमाका, है ना, जिसमें सेंट्रल असेंबली बम धमाका। बहुत अच्छे अच्छे वाक्य हैं यहाँ पर भगत सिंह के। अभी हमारे पास समय कम है, तो जब हम अपने एप्लीकेशन में पढ़ाएंगे, इसको पढ़ाते हैं, तो हम उसमें आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या कहानी हुई थी। तो कहानी सुनने में आपको मज़ा भी आता है और आपको चीज़ें याद भी रह जाती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे समय नहीं है, तो जो हमारे मार्स एकेडमी वाली एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको मॉडर्न इंडिया मिलता है, तो वहाँ पर आपको इसके पूरी कहानियाँ मिल जाती हैं। ठीक है, चलो। और आपको पता है 1931 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर केस के अंदर, लाहौर षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी दे दी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। तो 4 आपको याद रखने हैं, 4+3। काकोरी कांड, काकोरी कांड में अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह। और आपके कौन रह गए? अशफाकुल्ला खान। चारों को मिल जाती है। इसके बाद जो आपका लाहौर कॉन्स्पिरेसी होती है, इसमें सुखदेव, राजगुरु और हमारे भगत सिंह, इनको फांसी मिल जाती है 23 मार्च 1931। तो 23 मार्च को हम लोग हम मनाते भी हैं शोक के रूप में। ठीक है ना, चलिए खैर। टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस, भारत आज़ाद हो जाता है। तो पहली बात तो पाकिस्तान के लिए लिखेंगे 1933 में रहमत अली ने कंसाइन द नेम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति के लिए माना जाता है किसको, कि भाई पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति किसने की थी? तो की थी रहमत अली ने। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, जो आपको ये वाला नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, इसकी शक्ल बड़ी अजीब सी है ना, आप देखोगे ना इसकी शक्ल को, तो आपको यहाँ पर कुछ मुंह, कुछ टांगे, है ना, समझ रहे हो। इसकी आकृति आप देखोगे तो इसकी आकृति आपको बड़ी खतरनाक सी दिखेगी, जैसे पता नहीं ये क्या बनेगा। वो देखो, देखना क्या बन रहा है ना। चलो खैर, मैं उस शब्द को नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए। और ये तो हमारा बच्चा ही है ना, ये तो हमारा बच्चा ही है। ठीक है, तो रहमत अली ने सबसे पहले क्या किया? रहमत अली ने पाकिस्तान नाम सुझाया। फिर 1940 में पार्टीशन हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ पाकिस्तान बाई मुस्लिम लीग। ठीक है ना, और 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाता है ख़त्म, दूसरा विश्व युद्ध 1945 में ख़त्म होता है। फिर 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है। और 1940 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है। और भारत का संविधान बनाने के लिए 1940 में पहली इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार